हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। मैं आज आप लोगों के सामने में लाया हूँ, साइंस से लेके आया हूँ। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि आप लोगों का जो फाइनल बोर्ड में एग्जाम होने वाले हैं वो साइंस का किस तरह से पेपर आएगा। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं हम लोग पहला वाला क्वेश्चन से पहले कुछ और देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ होगा इस तरीके से, सेम एज अ सेम। आप लोगों के पेपर में ऐसा लिखा हुआ रहेगा। ओएमआर शीट, उत्तर पुस्तिका, अपना प्रश्न पुस्तिका, क्रमांक संख्या 10 अंकों का दिया होगा आपका बुकलेट नंबर सीरीज, उसको आपको क्या करना है, ओएमआर शीट में फिल करना है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दीजिए। आपको जो भी उत्तर देना है आपको अपने ही शब्दों में उत्तर देना है। कोई जरूरी नहीं कि आप जो किताबी भाषा है आपका उसी में उत्तर देना है, कोई जरूरी नहीं है। आप अपने से क्या कर सकते हैं, भाषा में दे सकते हैं। ठीक है, आपको 1 से लेकर के 80 तक क्या दिया हुआ रहेगा, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा। उसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों को आपको क्या करना है, उसका उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को अपने ओएमआर शीट में क्या करना है, चिन्हित करना है। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है कि समतल दर्पण में की फोकस दूरी कितनी होती है। तो हम लोग सबसे मतलब जो प्रकाश जो चैप्टर है उसी में पढ़े हैं कि समतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है, अनंत होती है ना। फर्क समतल दर्पण जो होता है ना, फोकस दूरी उसका क्या होता है, अनंत होता है समतल दर्पण का। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण की किस ओर बनता है। तो हम लोग जानते हैं दो प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और एक क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पे बनता है, दर्पण के आगे बनता है, और काल्पनिक जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के आगे और पीछे कहीं भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के क्या बनता है, आगे बनता है। ठीक, बोला कि यदि आपतन कोण की, अगर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण कितना होगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा आपको। मान लीजिए ये दर्पण है, ये क्या है आपका भाई, ये दर्पण है और ये क्या है आपका नॉर्मल है। इधर से जो किरण आती है उसको हम लोग आपतित किरण बोलती है, यहाँ से टकराता है, टकराने के बाद वापस हो जाती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और ये क्या होता है, परावर्तित किरण है। तो ये यहाँ ये वाला कोण जो होता है ये आपतन कोण होता है और ये वाला कोण जो होता है क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। कोण कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आई बराबर कितना होता है, कोण आर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, ये बात आप लोग जानते हैं। उसके बाद आपसे क्या कर रहा है, परावर्तित किरण और आपतित किरण का बीच का कोण होगा। तो कोण, एक आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये भी 30 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे आपसे कहता है कि एक दर्पण पर आधारित प्रकाश की चाल अगर सी है तो परावर्तित परावर्तित प्रकाश की चाल कितना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ बात है किसकी, मीडियम की बात है। अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ मीडियम क्या है, प्रकाश है। यहाँ पे मीडियम क्या है, आपका प्रकाश ही है। तो प्रकाश की चाल मांग रहा है। तो कहीं भी अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो क्या प्रकाश की चाल चेंज होगा, क्या नहीं होगा। प्रकाश की चाल चेंज होने के लिए क्या होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या है, दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण की चाल कितना है, प्रकाश की चाल सी है। तो परावर्तित में प्रकाश की चाल कितना होगा, जितना जाते वक्त होगा उतना वापस आते होते होगा। मतलब अगर मान लीजिए कोई दर्पण है, यहाँ पे क्या कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो जितना स्पीड होगा टकराने के बाद उतना ही स्पीड होगा ना जी। अगर यहाँ मीडियम चेंज हो जाता तो स्पीड क्या हो जाता, चेंज हो जाता। मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब या मीडियम समझ रहे, माध्यम जिसको हम लोग बोलते हैं। कोई क्या होता है, उसमें अलग अलग प्रकार का मीडियम होता है ना। एक होता है, और मीडियम मुझे याद ही नहीं आ रहा कि क्या क्या होता है। एक पानी होता है, एक हवा हो जाता है, उसके बाद एक आपका डायमंड हो जाता है। बहुत प्रकार का मीडियम होता है। हर मीडियम में क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। सबसे अधिक जो होता है ना, सबसे अधिक मतलब प्रकाश की चाल कहाँ पे होता है, निर्वात में होता है। निर्वात एक ऐसा मीडियम में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल वहीं पे होता है। ठीक है ना, और सबसे कम कहाँ पे होता है, कहीं भी हो सकता है। पत्थर हुआ आपका, कांच हो गया आपका, जो भी सॉलिड सामान होता है उसमें क्या होता है, मीडियम कम होता है प्रकाश का। ठीक है ना, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु किसको लिया जाता है। देखिए, तो हम लोग कोई किसी भी प्रकार का अगर दर्पण लेते हैं तो मूल बिंदु हम लोग यहीं पे लेते हैं। और यहाँ पे जो मूल बिंदु लेते हैं इसका नाम क्या होता है, ध्रुव होता है। क्या होता है, ध्रुव। पी, जिसको हम लोग पी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं, पी के द्वारा, ध्रुव पर। तो हम लोग गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु हम लोग किसको मानते हैं, तो ध्रुव पर। किसको मानते हैं, ध्रुव को मानते हैं। ठीक है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति क्या होता है। देखो, एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। मान लीजिए ये क्या है, एक प्रकार का कोई तल है, मतलब प्लेन है। तो हम लोग अगर मान लीजिए ऊपर में क्या है, हवा है, और नीचे में क्या मान लेते हैं, पानी मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, विरल माध्यम हो गया। हवा है तो क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। और यहाँ पे जो पानी है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, सघन माध्यम मान लेंगे। तो हवा से आपको पानी में जाने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रकाश जो होता है ना, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। तो सघन माध्यम से पानी मतलब हवा, प्रकाश क्या कर रहा है, नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। प्रकाश क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब सघन माध्यम से विरल के माध्यम की जा रहा है तो उसकी गति क्या करेगी, बढ़ेगी कि घटेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी। अगर हाँ ये उल्टा होता क्वेश्चन, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता तो इसकी वो जो प्रकाश की चाल है वो क्या होता, घटता। लेकिन यहाँ पे क्या है,
सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश की चाल क्या करेगा, बढ़ेगा। समझे, ऐसा है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बोल रहे कि अपवर्तन कोण के कारण कौन सी राशि बदलती है। अपवर्तन कोण के कारण जो विच क्वांटिटी चेंजेस ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण कौन सा क्वांटिटी क्या होता है, चेंज होता है, तो वेवलेंथ चेंज होता है। रिफ्लेक्शन के कारण कौन सा, ये क्या बोलता है उसको, क्वांटिटी चेंज होता है तो वेवलेंथ चेंज होता है, मतलब बोले तरंगदैर्घ्य चेंज होता है। ठीक है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति मांग रहा है। लेंस की शक्ति का मतलब क्या बोला, पी। पी पर क्या होता है, पावर। पावर मतलब शक्ति। पी बराबर कितना होता है भाई, 1/f। ये फॉर्मूला होता है ना, 1 फोकल लेंथ होता है, 1/f। एफ की जगह कितना रख देंगे, 50 सेंटीमीटर रख देंगे। आपको एक बात पता होगा, कभी भी है ना फोकल लेंथ जो होता है ना सेंटीमीटर में नहीं होता है, वो किस में होता है, तो मीटर में होता है। तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो 1/50 और सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए कितना से भागा देना पड़ेगा, 100 से भागा देना पड़ेगा। 100 कहां चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा, 50। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, मतलब कितना होगा, 2 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तेलीय कागज क्या होता है। तेलीय कागज, एक देखो पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना, किसके हिसाब से, एक पारदर्शक पदार्थ, पारभाषक पदार्थ, अपारदर्शक पदार्थ। पारदर्शक पदार्थ क्या होता है, वो पदार्थ होता है जिससे प्रकाश आर पार पार हो जाता है, और अपारदर्शक पदार्थ वो पदार्थ होता है जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है। एक होता है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ होता है जिससे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का कुछ अंश पार हो जाता है, प्रकाश का कुछ अंश पार नहीं हो पाता है। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, उसके बाद आपका पॉलिथीन हो गया, है कि नहीं है। ये क्या होता है, प्रकाश का कुछ अंश पार हो जाता है और कुछ अंश पार नहीं हो पाता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ होते हैं। उसी तरह से तेलीय कागज और तेल में लगा हुआ कागज, जो तेल में लगा हुआ जो कागज होता है ना, उसको भी क्या करते हैं हम लोग, अगर कोई कागज है उसको तेल में भिजा देते हैं, भिजाने के बाद अगर उसको आप सुखाते हैं ना, सुखाने के बाद आप देखिएगा ऐसे करके, तो आपको बिल्कुल क्या करेगा, आर पार दिखाई देगा, मतलब पूरा पूरी तो नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पारभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारभासी। तो तेलीय कागज जो होता है ना, वो क्या होता है, पारभासी होता है, मतलब कुछ अंश दिखाई देगा, कुछ अंश दिखाई नहीं देगा। ओके। उसके प्रकाश की चाल न्यूनतम कहां पे होती है, देख लीजिए, प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम कहां पे होती है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछता प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है, तो क्या आंसर था, निर्वात में। क्या था, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां पे होती है, तो निर्वात में होती है। और प्रकाश की चाल सबसे कम कहां पे हो जाएगा, जल में तो ठीक ठाक होता है, निर्वात में तो सबसे अधिक होता है, वायु में भी अच्छा होता है, लेकिन कांच में बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पे न्यूनतम होगा। प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम कहां पे होगा, यहाँ पे कांच में होगा, है ना, क्या होगा, कांच में होगा। ओके। आगे क्या कहता है आपसे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र की किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेटिना पर, कॉर्निया पर, पुतली पर। तो कहां पे बनता है भाई, रेटिना पर, दृष्टि पटल पर। कहां पे बनता है, दृष्टि पटल पर। तो हम लोग जो है ना, कब देखते हैं तो मानव नेत्र की किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है, हम लोग अपने आंख के द्वारा जो देखते हैं, तो हमारा आंख का किस भाग में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किसमें बनता है, दृष्टि पटल पर, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना पे बनता है। ओके। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग क्या कहलाता है, तो हम लोग जानते हैं क्या कहलाता है, कोर्निया कहलाता है ना, क्या कहलाता है, कोर्निया। क्या कहलाता है, कोर्निया कहलाता है। नेत्र का जो पारदर्शी भाग अग्र भाग होता है, मतलब हम लोग को देखने का सबसे आगे वाला जो भाग होता है, वो क्या कहलाता है, कोर्निया कहलाता है। ठीक। बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है। देखो हम लोग 2-3 प्रकार का मतलब ये होता है, क्या क्या होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, एक जरा दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपरोपिया और प्रिस्बायोपिया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बाइफोकल लेंस वैसा लेंस जहां पे क्या होता है, आर पार के वस्तु को तो दिखाई देता ही है। दूसरी बात, यहाँ पे निकट और दूर दोनों वस्तु को दिखाई देगा, निकट की भी वस्तु को दिखाई देगा और दूर की वस्तु को भी क्या करता है, देखने में जो हेल्प करता है, वो क्या करता है, प्रिस्बायोपिया होता है। क्या कहलाता है, प्रिस्बायोपिया होता है। बाइफोकल लेंस का हम लोग वहां पे करते हैं जिसका एज बहुत ज्यादा हो जाता है, जो बूढ़ा हो जाता है ना, वो देखिएगा आप लोग, कोई जो लेंस होता है ना, एक जगह उसका देखिएगा ये बना हुआ होता है, मतलब अधिक पावर वाला होता है, पूरा सिंपल रहता है, एक जगह देखिएगा, लेकिन क्या होता है, पावर वाला होता है, अधिक वाला, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बाइफोकल लेंस बोलते हैं। ठीक है। उसका उपयोग कहां पे करते हैं, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वो करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा दृष्टि दोष करते हैं। क्या करते हैं, जरा दृष्टि दोष से जिसको भी ऐसा मतलब दोष उत्पन्न हो जाए, जरा दृष्टि दोष वाला अगर दोष उत्पन्न हो जाए, तो हम लोग उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसको है ना, दूर का भी वस्तु और नजदीक का वस्तु, दोनों प्रकार के वस्तु को देखने में क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बोल रहा है कि रॉड से कोशिका है किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, रॉड से किसी के प्रति, ये देखिए, रॉड से सेल्स आर सेंसिटिव टू, ये जो धुंधली जो रोशनी होती है ना, धुंधली वस्तु, डिम लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा लाइट, डिम लाइट को हम लोग देखने के लिए क्या करते हैं, रॉड से कोशिका का ये संवेदनशील होता है। कहीं पे भी हम लोग को क्या करते हैं, जहाँ पे धुंधला दिखाई देता ना, जैसे आप बहुत तेज रोशनी से अगर अंधेरे में आओगे ना, तो आपको कैसा दिखाई देगा, मतलब धुंधला दिखाई देगा, तो वहां पे हमें धुंधला दिखाने के लिए कौन सा ये रॉड से कोशिकाएं जो होती है ना, वो हमें क्या होता है, संवेदनशील होता है, देखने के लिए मदद करता है। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट मतलब जो आदमी अंधा हो जाता है, तो अंधा कहाँ नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। ब्लाइंड स्पॉट में क्या नहीं होता है,
तो उसमें क्या नहीं होता है, रोड्स और कॉन्स नहीं होता। क्या होता है, रोड्स एंड कॉन्स ये नहीं होता उसमें, ब्लाइंड पॉइंट में, ठीक है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो हम लोग जानते हैं उसमें धारा पर, किसमें भाई, उसमें धारा पर कार्य करता है। विद्युत जो फ्यूज होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है, जब इलेक्ट्रिक करंट कहां पे जाता है, विद्युत फ्यूज में जाता है, तो उसका फिलामेंट क्या होता है, गर्म होता है। तो गर्म होने का मतलब क्या होता है, उसमें एक प्रभाव होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या होता है, थर्मल थर्मल बोलेंगे। किस उपकरण में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का चिन्ह नहीं होता है, तो देख लीजिए, तो किस उपकरण में मतलब किस डिवाइस में क्या करते हैं हम लोग, प्लस और नेगेटिव माइनस चार्ज नहीं होता है। तो एमीटर में तो होता है, एमीटर में क्या होता है, प्लस और माइनस चार्ज होता है, इसमें तो होगा। वोल्टमीटर में भी होता है, उसके विद्युत सेल में भी होता है, सेल में तो प्लस माइनस चार्ज होता ही है। लेकिन कुंडली मतलब जानते हैं तार, है ना, तार को हम लोग क्या बोलते हैं, कुंडली बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, प्लस माइनस चार्ज होता है, नहीं होता है, उसमें कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। चार्ज में लगाओगे तब, नहीं तो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। बोले कि अच्छा ये तो हो गया ना, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। वाट का मात्रक क्या होता है, वाट का मात्रक जूल बाय क्या होता है, सेकंड होता है। वाट का मात्रक कितना होता है, जूल बाय सेकंड होता है ना, वाट का मात्रक कितना होता है, जूल बाय सेकंड होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये। विद्युत हीटर के तार की में कुंडली बनाई जाती है, तो नाइक्रोम का आप लोग जानते हैं, ये बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है ना, एनसीईआरटी का। विद्युत हीटर में तार की कुंडली बनी होती है, किसका, नाइक्रोम का बनी होती है। और ये बहुत बार हमें पूछ चुका है क्वेश्चन। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं भाई, ऊर्जा कहते हैं, शक्ति कहते हैं, बल कहते हैं, क्या करते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो फ्राइडे ने किया था। कैसे किया था, फ्राइडे ने किया था। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, फ्राइडे ने किया था। क्या बोल रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक काल्पनिक, ए और बी दोनों। तो इसकी रेखा क्या होती है, काल्पनिक होती है, क्योंकि हम लोग इसको क्या कहते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। बोला विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए की युक्ति होती है, क्या होती है, विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए युक्ति क्या होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का हम लोग इस्तेमाल करके क्या करते हैं, विद्युत धारा को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इजी था। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, लघुपतन मतलब समझ रहे ना, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब कहाँ था, जहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है ना, बहुत कम हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत कम हो जाता है। लघुपतन का मतलब शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब वहां पे होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का मान बहुत अधिक होता है और रेजिस्टेंस का मान कम हो जाता है। जहाँ पे रेजिस्टेंस का मान अधिक हो, रेजिस्टेंस मतलब जानते हैं प्रतिरोधक, मतलब रोधक, रोधक का मतलब रोकने वाला, जहाँ पे करंट को रोकता है, करंट को जाने नहीं देता है, उसको प्रतिरोध बोलते हैं, समझिए। तो लघुपतन के समय परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत कम हो जाता है ना, बहुत अधिक हो जाता है, बहुत कम हो जाता है ना। परिपथ का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो प्रतिरोध का मान अगर कम हो जाएगा तो करंट का मान ज्यादा हो जाएगा। जब करंट का मान ज्यादा होगा तो वहां पे क्या होता है, लघुपतन हो जाता है, मतलब पूरे तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब अचानक क्या होना, दो तार आपस में जल जाना या स्विच का फ्यूज हो जाना, वो क्या है, वो तो शॉर्ट सर्किट है ना, उसी शॉर्ट सर्किट बोलते हैं ना। दो करंट में आपस दो करंट लग करके दो तार में अचानक आग उड़ जाना, ये सब क्या होता है, लघुपतन होता है, मतलब शॉर्ट सर्किट होता है। नाभिक की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हेतु आवश्यक स्रोत क्या होता है, तो नाभिक की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहते हैं, यूरेनियम चाहिए। क्या चाहिए, यूरेनियम, क्योंकि हम लोग को न्यूक्लियर एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हाई लेवल का हमें क्या चाहिए, क्या बोलता है उसको जी, याद नहीं आ रहा है मुझे अभी। तो यूरेनियम चाहिए हमें। यूरेनियम क्या होता है, बहुत ही एक घातक पदार्थ होता है, जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है इसके अंदर से, बहुत अधिक एनर्जी निकलता है यूरेनियम, ठीक है ना। तो हमें नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम की जरूरत पड़ता है। प्राकृतिक में पृथ्वी प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, प्रकृति में पृथ्वी का मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य है। सूर्य के द्वारा पूरा दुनिया का काम चल रहा है ना। तो प्रकृति में हमारी जो दुनिया है, हमारी दुनिया में पृथ्वी में किस चीज की जरूरत पड़ता है, सूर्य की जरूरत पड़ता है ना। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, तो हम लोग जानते हैं पेट्रो, पेट्रो का मतलब जानते हैं पेट्रोलियम, नाइट्रो का मतलब नाइट्रोजन गैस, टर्बो का मतलब टरबाइन, और हाइड्रो, हाइड्रो मतलब क्या होता है, जल होता है। हाइड्रो मतलब क्या होता है भाई, जल होता है, ठीक है। निम्न में कौन सा युग में एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, देख लीजिए कौन सा करेगा। सोडियम क्लोराइड का विलयन कॉपर से, तो सोडियम जो है ना क्लोराइड कभी भी कॉपर के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर जो है ना बहुत कम क्रियाशील धातु है, और ये सब बहुत अधिक, सोडियम कैल्शियम क्या है, बहुत अधिक क्रियाशील धातु, ये लोग क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, नो रिएक्शन होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड कॉपर के साथ, ये भी नो रिएक्शन होगा। फेरस सल्फेट का विलयन सिल्वर के साथ, ये भी नो रिएक्शन, सिल्वर क्योंकि क्या है, बहुत ही कम क्रियाशील धातु है। हाँ, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कॉपर के साथ, हाँ ये अभिक्रिया करेगा। सिल्वर जो नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन कॉपर के साथ, सिल्वर नाइट्रेट कॉपर के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना। और ये सब तो अभिक्रिया करेगा ही, नो रिएक्शन होगा डायरेक्ट, क्योंकि ये कॉपर हो गया या सिल्वर हो गया, ये सब क्या होते हैं, बहुत कम क्रियाशील धातु होते हैं, ठीक है। और ये जो है मैग्नीशियम हुआ, सोडियम हुआ, आयरन हुआ, ये सब क्या होते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील धातु होते हैं। साग सब्जियों को विघटित करने के लिए कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, साग सब्जी को क्या करने के लिए, विघटित करने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिप्लेसमेंट, ये तो हम लोग क्या करते हैं, उष्मा छिपी के द्वारा क्या करते हैं ना, उष्मा छिपी, क्योंकि साग सब्जी को हम लोग क्या करते हैं, विघटित करते हैं, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज जहां पे होता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उष्मा छिपी कहेंगे, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती, ऑक्सीकरण की क्रिया कहां पे नहीं होता है, श्वसन, दहन, दहन में तो होता है ऑक्सीकरण की क्रिया, क्योंकि हम लोग आग जलती है तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर जब आग जलेगी तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो दहन होगा ही नहीं। उसके श्वसन, श्वसन में तो बिल्कुल चाहिए। भोजन का पचना बिल्कुल चाहिए, भोजन का पचना, अगर श्वसन नहीं लेंगे तो भोजन पच ही नहीं पाएगा, हम लोग को जान ही नहीं चलेगा। अपक्षेपण, अपक्षेपण में क्या होता है,
अपक्षेपण का मतलब कुछ और होता है। कोई भी चीज हम लोग है ना, जैसे कोई सॉलिड चीज हम लोग अगर कोई द्रव पदार्थ में मिला देते हैं तो उसको छानते हैं तो उसके अंदर से क्या निकलता है, जो अपक्षेपण बनता है, जो बचा हुआ पदार्थ होता है उसको तो अपक्षेपण कहते हैं ना। तो अपक्षेपण यहाँ कोई और चीज है ना, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, अपक्षेपण नहीं होगा। कौन सा, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं, तो अपक्षेपण नहीं होगा, ठीक है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, देखिए संतुलित, संतुलित का मतलब नंबर ऑफ, जितना इधर भी तत्व का जो भी ये रहेगा, संख्या रहेगा, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, लेफ्ट में और राइट में सबको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है तो ये ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 है तो ये भी है। यहाँ देख लीजिए KClO3, यहाँ पोटासियम 2 है, पोटासियम 2, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6 से, इसका मतलब ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, Pb1 है, PbO1 है, ठीक है। नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन कितना है, 2 है, ये तो है ना गड़बड़ा, नाइट्रोजन यहाँ 2 नहीं है। ऑक्सीजन कितना है, 6 है, तो 2 2 4 1 5 ऑक्सीजन है, इसका मतलब ये क्या है, आपका रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है। बोला है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच का संभव कितना होगा, देखो लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला करता है, तो लाल लिटमस पत्र को अगर नीला करता है तो ये क्या होगा, आपका बेस होगा, मतलब बोले तो क्या होगा, क्षार होगा, क्या होगा, क्षार होगा। अगर यहाँ पे नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता तो क्या होता, अम्ल होता, तब क्या होता, अम्ल होता। लेकिन लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो इसका पीएच क्या होगा, क्षार होगा। और क्षार क्या होता है, सबसे अधिक जो पीएच जो होता है उसका अधिक वो क्षारीय होता है, तो इसका पीएच कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 11। 5 वाला तो अम्लीय हो गया। 7 जानते हैं ना आप लोग ना, 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, और 4 क्या होता है आपका, अम्लीय होता है। लेकिन 11 क्या हो जाएगा, आपका क्षारीय होगा। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका पीएच संबंध क्या होगा, 11 होगा, क्योंकि वो क्या है, क्षार है, इसलिए, ठीक। यह सिद्धू पुष्प क्या है, ये है ना जिंक, जो ये जिंक ऑक्साइड जो होता है ना, ये ZnO, इसी का पुराना नाम, इसी का बहुत पुराना नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, यह सिद्धू पुष्प कहा जाता है। व्हाट इज द फ्लोस्फोर ऑफ द वूल, तो ये क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड का जो सबसे पुराना नाम है ना, बहुत पहले उसको किसके नाम से जानता था, यस दू पुष्प के नाम से जाना जाता था, ठीक है, जिंक ऑक्साइड को। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दुहिया कर देता है, तो हम लोग जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, दूधिया के पानी को क्या करता है, चूना कर देता है। मधुमक्खियों के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, तो हम लोग जानते हैं मधुमक्खी हो, चींटी हो, ये सब काटते तो हमें कौन सा अम्ल देता है, मैथोनिक अम्ल देता है। क्या देता है भाई, मैथोनिक अम्ल देता है। ये सब बात तो जानते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कितना होता है, ये जानते हैं हम लोग, CSO4 विद हाफ H2 होता है। क्या होता है, CSO4 विद हाफ H2 होता है, ठीक है ना। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या देता है, लवण देता है। क्या देता है, अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या देता है, लवण देता है। बोला कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, देख लीजिए। ये क्या है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन में कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन, 14 होता है। सिलिकॉन में 14 होगा। 14 का हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इसका हम लोग ये लिखेंगे, संयोजकता लिखेंगे 2 गुना 2,8 4, ठीक है। ये फास्फोरस कितना होता है, 15 होता है, तो इसको कितना लिखेंगे हम लोग, इसका लिखेंगे 2,8 कितना लिखेंगे, 5। अल्युमिनियम कितना होता है, 17 होता है, तो 2,8 कितना लिखेंगे, 6 लिख देंगे ना, 7 लिख देंगे, 17 7 लिख देंगे ना, ठीक। सोडियम कितना होता है, 11 होता है। 11 को कितना लिखेंगे हम लोग, 2, इसका 17 होता है जी, इसका 17 होता है। इसका कितना, 2,8 8 2 10 1 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए तो सबसे ज्यादा किसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक किसका है, तो हम लोग देखेंगे सब जो बाहरी कक्षा में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है ना। बाहरी कक्षा में जितने मतलब जिस भी तत्व का बाहरी कक्षा में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए इन जो 4 तत्व आपको दिया हुआ है, इन चारों तत्व में बाहरी कक्षा में किसका इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक है, तो हमें अल्युमिनियम का नजर आ रहा है। अल्युमिनियम का बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका होगा, अल्युमिनियम का ही होगा, समझे। सबसे ज्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका होगा, अल्युमिनियम का होगा, ठीक है। बोला कि क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का एस कहते हैं, हम लोग जानते हैं कॉपर का। कॉपर का क्या होता है, कॉपर का एस क्या होता है, क्यूपराइट होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता देख लीजिए। ऑक्सीजन कितना होता है भाई, 8 होता है ना। ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है। 2 कितना लिखेंगे, 6, 6 2 8। तो बताइए तो इसका संयोजकता होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देखो यहाँ पे जो है ना 6, इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास होता है तो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो इसका मतलब कितना आंसर हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की संयोजकता में होती है कितना होती है इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, गंधक मतलब बोले तो सल्फर का कितना होता है, 16 होता है ना। गंधक का कितना होता है, 16 हो जाता है। अभिक्रिया में समूह बॉन्ड सी बॉन्ड ओ को कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। कौन सा समूह है, कार्बोनिल समूह है। अल्डिहाइड जानते हैं हम लोग, बॉन्ड CHO होता है। और अल्कोहल जानते हैं, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड OH होता है। क्या होता है, बॉन्ड OH होता है अल्कोहल का, ठीक है ना। बॉन्ड क्या होता है, OH होता है। ईथर का बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड बॉन्ड O होता है। क्या होता है, बॉन्ड O किसका होता है, ईथर का हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड CO किसका हो जाएगा,
कार्बोनिल समूह का हो जाएगा वो। बोल रहा है कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, इथिन का। किसका? इथिन का होता है। कौन सा गैस का उपयोग होता है? इथिन का उपयोग होता है, ठीक है। कार्बन आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो हम लोग जानते हैं कितने वर्ग होते हैं, वर्ग 7। ओ सॉरी, कार्बन, अच्छा कार्बन लिखा हुआ है। कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग में का सदस्य है, हम कुछ और पढ़ रहे थे क्वेश्चन। कार्बन जो आवर्त है सारणी में किस वर्ग का सदस्य है, तो आपको देखना पड़ेगा पहला वाला कौन है, दूसरा वाला कौन है, तो उसमें क्या होता है 14 है ना। जब आप लोग पीरियडिक टेबल पढ़िएगा ना, पीरियडिक टेबल में पढ़ाया जाएगा कि कार्बन दिखेगा जो ये है सारणी, आवर्त सारणी में 14वां वर्ग के ये सदस्य है, 14वां वर्ग के, ठीक है। बोल रहा है कि इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनता है, इथाइन में। किसमें? इथाइन, है ना। लास्ट में क्या? वाई देख लीजिए, इथाइन कहां पे भाई? इथाइन, लास्ट में क्या है? वाई है। अगर इथेन होता ANE होता, एक ENE होता है और एक क्या होता है? YNE होता है। तो इथेन एन होगा, मतलब जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्टेन होगा, उसमें क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। जैसे इथीन, है ना, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इथाइन, क्या क्या, मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, तो उसमें कितना बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। अगर इथाइन होता है तो मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, कितना बंधन बनेगा? ट्रिपल बंधन बनेगा। कितना बंधन बनेगा? ट्रिपल बंधन बनेगा। तो इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन बनते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 बनते हैं, ठीक है ना। बोला कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन कौन सा होता है, तो क्या होता है? फ्लोरीन होता है। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, सबसे ज्यादा किसका आता है? ऊपर में फ्लोरो आता है, तो फ्लोरीन होगा, ठीक है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आप लोग जानते हैं 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। अगर वर्ग पूछता कि कितने वर्ग होते हैं, तो 18 वर्ग होता है। ओ यहाँ 18 है नहीं, 18 वर्ग, 7 आवर्त होता है, 18 वर्ग होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयुक्त कितना होगा? 19 है। कितना है भाई? 19 को कितना लिखेंगे हम लोग? 2, 8, 8, 8, 16, 16, 2, 18, और लास्ट में कितना हो जाएगा? 1। तो ये क्या होगा? संयुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयोजी, मतलब बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितनी होती है? ऊर्ध्वाधर स्तंभों की जो संख्या होती है ना, ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो कितना वर्ग है? 18 वर्ग है, ठीक है। बोल रहा है कि निम्नलिखित संकेतों के द्वारा व्यक्त तत्व में कौन सा धातु है? कौन सा धातु है? 19 किसका होता है? आप जानते हैं 19 किसका होता है? बताइए तो। और ये 24 है। ओ सॉरी, परमाणु संख्या पहले देखना पड़ेगा ना। नीचे वाला परमाणु संख्या होता है, नीचे वाला, ये वाला परमाणु संख्या होता है। 9 किसका होता है? फ्लोरीन का होता है ना। उसके बाद 6 किसका होता है? कार्बन का होता है। उसके बाद 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। और 12 किसका होता है? सोडियम। के बाद मैग्नीशियम का होता है। तो बताइए कौन हो जाएगा आपका ये धातु? कौन हो जाएगा बताइए तो मैग्नीशियम धातु, ऑक्सीजन क्या हो गया? धातु हो गया। कार्बन क्या धातु? फ्लोरीन क्या हो गया? धातु हो गया। ये सब का धातु हो गया। सिर्फ और सिर्फ कौन बच गया? मैग्नीशियम बच गया। आपको पता है कि नीचे वाला क्या होता है? बोलिए, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या नीचे वाला होता है। अगर कोई मतलब ये दे रखा है इस तरह से, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हो रहा है, नीचे वाला जो होता है तो क्या होता है, और ऊपर वाला जो होता है ना, ऊपर वाला होता है परमाणु भार। ऊपर वाला क्या होता है? परमाणु भार। ऊपर में अरे है, मान लीजिए ए है या 9 है, और यहाँ पे कितना दे रखा है? 19 दे रखा है। तो ऊपर वाला जो होता है ना, ऊपर वाला, इसको हम क्या परमाणु भार बोलते हैं, और नीचे वाला जो होता है परमाणु संख्या होता है। तो हम लोग परमाणु संख्या के द्वारा क्या करते हैं? काउंट कर पाएंगे कि ये धातु है कि अधातु है। फ्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का 12 होता है। 12 जो क्या हो गया? वो क्या हो गया? आपका धातु हो गया, ठीक है। निम्नलिखित से वनों पर आधारित उद्योग कौन है? वनों पर, कागज का उद्योग, लाख उद्योग, टिम्बर उद्योग, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग, टिम्बर उद्योग क्या होता है? टिम्बर उद्योग से, टिम्बर एक पौधे का नाम है, ठीक है ना। और लाख भी क्या होता है? एक प्रकार का पौधा होता है, ठीक है। कागज उद्योग तो होता ही है। ये सब उद्योग में क्या करते हैं हम लोग? सभी का पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। बोला कि सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने के लिए तकनीक कौन सा होता है? तो हम लोग क्या करते हैं? टपक सिंचाई, जिसको हम लोग क्या होता है? टपक सिंचाई को ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि मतलब एक है ना, लंबा सा पाइप होता है, उसको स्विच दबा करके डायरेक्ट जड़ों में पानी को बूंदा बूंदी करके क्या जड़ों में दिया जाता है ना। सबसे बढ़िया कौन सा ये होता है? सिंचाई होता है टपक सिंचाई होगा। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1973 में हुआ था, ठीक है। कवक पोषण में कौन सी विधि पाई जाती है? कवक पोषण में नृत्य पोषी, स्वपोषी, हाइड्रोजन क्या होता है? मृत पोषी पाए जाते हैं। कवक में कौन सा पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृत पोषी पाई जाती है। निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा, जैविक प्रक्रम द्वारा मतलब बोले तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डिकम्पोज्ड बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा कौन सा ऐसा पदार्थ है जो डिकम्पोज हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? मृत घास और पत्ते। क्या हो जाएगा? मृत घास और पत्ते। पॉलीथीन और रबर, ये क्या होता है? नन बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ये, ठीक है। बोले कि मनुष्य पाचन की क्रिया कहां से शुरू होती है? तो मुख्य गुहा, जहां से हम लोग खाते हैं ना, वहीं से पाचन क्रिया क्या होती है? शुरू हो जाती है। क्योंकि हम लोग मुंह में क्या करते हैं? उसको दबाते हैं ना जी, चबाते हैं ना।
तो कहा जाता है कि हम लोग मुंह में ना कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, तब पेट के अंदर करना चाहिए। उससे क्या होता है, उसके हम लोग का जो पचने की क्रिया होता है बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बोला कि सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या होता है, श्वसन, प्रजनन, पोषण सबको ही होता है, इनमें तो कोई बात ही नहीं है। जितने भी सजीव होते हैं सभी में जैव प्रक्रम क्या होता है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है सबको आता है। रिस्पायरेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, सभी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। बोलता है कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज टेकन ड्यूरिंग द एरोबिक एस्पायरेशन, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का, किसका, ऑक्सीजन का करते हैं। ठीक है, बोले कि कोशिकीय ईंधन में किसे कहा था, कोशिकीय वसा को, ग्लूकोज को, प्रोटीन को, तो कोशिकीय ईंधन हम लोग किसको कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं, किसको कहते हैं, ग्लूकोज को कहा जाता है। ठीक है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, पत्ता में, तना में, पत्ती में, इनमें से सभी, तो कितना हो जाए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंगों में होता है, बोले तो सभी में होगा या फूल में या पत्ती में, देख लीजिए। इन विच ऑर्गन्स डज द ट्रांसपोजिशन मेनली टेकन द प्लेस इन द प्लांट्स, प्लांट्स में किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है, किसमें होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, किसके द्वारा होता है, पत्तियों में होता है। ये हमको पता था कि इनमें से सभी होगा, ऐसा नहीं है, फूल के द्वारा नहीं होता है, तना के द्वारा नहीं होता है, लेकिन मुख्यतः लिखा हुआ है, इसलिए मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, पत्ता के द्वारा होता है। ठीक है, मानव हृदय में किस तंत्र का भाग होता है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग होता है, पाचन, उत्सर्जन, रिस्पायरेशन, क्या होता है भाई, लिखा था ह्यूमन हार्ट इज अ पार्ट ऑफ द विच द सिस्टम, ह्यूमन जो हार्ट होता है, मानव जो हृदय होता है, वो किस तंत्र का भाग होता है, ये सर्कुलर सिस्टम होता है, क्या होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, क्या होता है, श्वसन, पाचन, नहीं, मानव हृदय जो होता है ना, मानव का जो दिल होता है, वो क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी को सर्कुलेट करता है ना, हमारा बॉडी में जितने भी ब्लड है उसको क्या करता है, सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट का काम किसका है, वो मानव हृदय का काम है, तो परिसंचरण तंत्र है, मतलब सर्कुलर सिस्टम है वो। निम्नलिखित में कौन सा रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, तो रक्त हम लोग का जो खून है, खून में हम लोग का कौन रक्त बनाता है, बोले तो ये फाइब्रिनोजेन, क्या नाम है, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करता है, थक्का बनाने का काम करता है। उसके बाद है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप मतलब क्या होता है, प्लांट वेस्टेज आर स्टोर्ड, मतलब प्लांट अपना जो ये वेस्टेज है वो अपना जो मतलब जो चीज उनके बॉडी के अंदर बाहर अधिक हो जाता है, जैसे हम लोग का वेस्ट क्या है, सुबह सुबह हम लोग कहाँ जाते हैं, वही उसी को बोला जाता है वेस्टेज, जो बेकार पदार्थ होता है, जो उसका अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो हमारा उसका काम नहीं रहता है कहीं पे, तो वो कहाँ पे जमा रखता है, इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, सब जगह रखता है वो। ठीक है, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, NH3, NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, बोले तो नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, तो एमिनो के अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, NH3 नाइट्रिक अम्ल बनता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया ना। वृक्क का प्रधान का कार्य क्या है, वृक्क का प्रधान का कार्य क्या है, मतलब किडनी का काम है, किडनी का काम क्या है कि उत्सर्जन का काम है, एटीपी बनाना, तो किसका काम है, उत्सर्जन का काम, किसका, उत्सर्जन का काम है इसको, है ना। द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी इज, उसका मेन फंक्शन क्या है, एक्सपायरेशन, एक्सक्रिएशन है, एक्सक्रिएशन। इनमें से कौन पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन कौन सा, इंसुलिन, एस्ट्रोजोन, थायरोक्सिन या साइटोकाइन, तो कौन सा हो जाएगा, थायरोक्सिन, पता नहीं है, हमको याद नहीं आ रहा है। फल पकाने के लिए हम लोग किस हार्मोन का काम करते हैं, ऑक्सीजन का, एथिलीन का, तो हम लोग एथिलीन का काम करते हैं, किसका, एथिलीन, एथिलीन के द्वारा हम क्या बनाते हैं, इसमें फल बनाते हैं, फल जो हम लोग पकाते हैं किससे, क्या है, एथिलीन डालते हैं। ठीक है, मनुष्य में कपाल तंत्र की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, कितनी जोड़ी, 12 जोड़ी होती है। ठीक है, बोल रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, रुधिर ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा कंट्रोल करता है, एड्रिनल के द्वारा, किसके द्वारा, एड्रिनल के द्वारा, है ना, किसके द्वारा, एड्रिनल के द्वारा करता है। उसके बाद हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा, किसके द्वारा होता है भाई, मुकुलन के द्वारा होता है। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है, पुष्प में क्या होता है, पुंकेश्वर, ये तो डायरेक्ट रट्टा मारा हुआ एनसीईआरटी का चीज है ना। बोला है कि शुक्राणु बनता है, कहां भी बनता है, गर्भाशय अंडा, नहीं मूत्रा, ये विष में कहां बनता है, शुक्राणु कहां बनता है, स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड, स्पर्म विष में बनता है ना, ये तो बहुत इजी था। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था, कोई भी दुनिया में कुछ भी नहीं था पृथ्वी पर, जब पृथ्वी में कुछ नहीं था तो वहां पे उस वक्त क्या नहीं था, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं था, उस वक्त क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था उस वक्त। बोल रहा है कि आखिर क्या लिखा हुआ जी, आर्कियो पटेरिक्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये एक जीवाश्म है, बिल्कुल जीवाश्म है, इसके जेबरों में दांत और उंगलियां के नखे होते, नख है, ये भी ठीक है, इसमें से डैने तपंग के विद्यमान थे, इनमें से सभी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी अपना लिंग बदलता है, तो कौन सा हो जाएगा, घेंगा, जिसको हम लोग अपना भाषा में गुंजर बोलते हैं ना, घेंगा, घेंगा क्या है, वो अपना प्राणी को बदल, ये अपना जो उसका प्राणी का जो लिंग है वो लिंग को अपना बदल सकता है, मेल फीमेल अपने आप कर सकता है, बदल सकता है, वो सिर्फ घेंगा ही है और उसके अलावा दुनिया में कोई नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो जलमंडल पर्यावरण के अंदर, वायुमंडल बिल्कुल पर्यावरण के अंदर आता है, स्थल मंडल ये भी पर्यावरण के अंदर आता है, तो इनमें से कितना हो जाएगा, सभी हो जाएगा, सभी क्या है, पर्यावरण के अंदर आते हैं।
बोल रहा है कि मैदानी परिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौदह, तो क्या हो जाएगा? प्रथम उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि मेढक क्या करता है? वो घास फूस और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को खाता है, इसलिए हो गया प्राथमिक आपका ये है परिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में। कहा इकोसिस्टम जी? इकोसिस्टम में सबसे फर्स्ट कंज्यूमर वही है। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवनीकरणीय पदार्थ क्या है? डीडीटी है। क्या है? डीडीटी क्या है आपका? जैव अनवनीकरणीय पदार्थ है। अब मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूं क्या। देखिए ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आंसर है। देखिए सेम एज मैट्रिक में आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रश्न 1 से 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, इनमें से किसी 4 प्रश्न का उत्तर देना है आपको, ठीक है। आवर्धन किसे कहते हैं? आप लोग खुद ये सब कर लीजिएगा, ठीक। अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उसके बाद पार्श्विक विस्थापन क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता को परिभाषा दीजिए। विद्युत धारा के उस पर प्रभाव किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? मैक्सवेल के दक्षिण नियम क्या है? ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या क्या है? ये हो गया 8 क्वेश्चन, 8 में से 4 का देना था। अब ये फिजिक्स का ही लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। आपको सर इनमें से किन्हीं प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित किया गया है। देखिए कितना क्वेश्चन है? 9, 10, 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में से किसी एक का आपको प्रश्न देना है। 2 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 2 में से किसी एक का प्रश्न देना है आपको। किरण आरेख की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस को समझाइए। यानी तो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों और समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोधकों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोनों को 2 क्वेश्चन है, 6 नंबर का। 6 नंबर दोनों में से कोई एक को आपको देना है। अब आ जाइए किसमें भाई? केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में आ जाइए। 11 से 18 तक वही आपको 8 क्वेश्चन देना है। 8 क्वेश्चन में से 4 का उत्तर देना है। 2 नंबर वाला संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विकृति गंधिता का क्या अर्थ होता है? उदाहरण समझाइए। या खारा जल को मृदु बनाने के में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? ये आपको खुद से करना है। आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है, जबकि वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। क्यों? भर्जन की प्रक्रिया क्या होता है? पेंटेन की समआवेशों के संरचना सूत्र एवं उनके नाम लिखें। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है? उसको लिखने के लिए कह रहा है आपसे, है ना। अब ये क्या हो गया? केमिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। 2 क्वेश्चन दिया होगा, 2 में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। प्राकृतिक सूचक क्या है? इनमें से अम्ल और क्षार की जांच कीजिए। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर धातु के अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद आ जाइए बायोलॉजी में। बायोलॉजी में देखिए फिर वही 8 क्वेश्चन दिया होगा, 8 में से किसी 4 का आपको उत्तर देना है। दीर्घ रोम क्या है? इसका कार्य क्या है? स्टोमेटा क्या होता है और कहाँ उपस्थित होता है ये? उसके बाद देखिए एक कोशिकीय जीवों में उपचारित उपशिष्टों को कैसे निष्कासित किया जाता है? डायलिसिस क्या है? पुमंग और जायंग का कार्य क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? समजात अंग और समरूप अंग से आप क्या समझते हैं? उत्पादक से आप क्या समझते हैं? ये बायोलॉजी का था और ये लॉन्ग टाइप है बायोलॉजी का। 2 क्वेश्चन किसी में से एक किसी को देना है। पोषण क्या है? जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण की विधियों को लिखिए। उसके बाद लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में कई 5 अंतर लिखने बोल रहा है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? फाइनली केमिस्ट्री का पूरा पेपर हो गया। आपको एज अ टीच आपको एग्जाम को देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ बढ़िया से इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ओके, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो संस्कृत या सोशल साइंस के साथ मिलूंगा मैं, ठीक है। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, साथ में शेयर कर दीजिएगा।